जय हिंद आप सभी को। आज विक्टोरिया पाजर का प्रैक्टिस सेट नंबर 29 देखेंगे। अगर आप इसके पहले का सेट आप नहीं देखें तो जाके ज़रूर देखिए। इसका स्पेशल हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं। जो भी सेट आपका छूट गया तो जाकर ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा डाला गया। आगामी एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा, क्योंकि आप देखिएगा सारा सेट तो आपको पता चलेगा कि हाँ क्वेश्चन किस प्रकार इसमें डाला गया है। तो चलिए सेट नंबर 29 कंप्लीट करते हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का स्थापना कब किया गया था। तो एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1954 में किया गया था। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आप चाहते हैं इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए और इसका टेस्ट देने के लिए, तो शाम में 6:30 बजे डेली टेस्ट भी होता है। तो पीडीएफ का और जहाँ पे टेस्ट होता है वो दोनों, और एक करेंट अफेयर्स ग्रुप का, तीनों का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वहाँ पे आप लिंक पर क्लिक करके आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेस्ट देने से रिवीजन करिएगा जितना ज़्यादा आपको क्वेश्चन याद होगा। आपको एग्जाम में क्या होगा, सेट प्रैक्टिस जब करिएगा तो आपका क्वेश्चन गलत होने की संभावना कम होगी। इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा और वीडियो को अच्छे से देखिएगा और क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय साझा नहीं करता है, लेकिन मणिपुर करता है, मिजोरम करता है, नागालैंड करता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। कौन सी दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोमडिला दर्रा स्थित नहीं हिमाचल प्रदेश, लेकिन सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, और बारालाचा दर्रा कहाँ हिमाचल प्रदेश में स्थित। तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन दर्रा स्थित है। सिपकिला, रोहतांग, बारालाचा, ये सभी हिमाचल प्रदेश में स्थित है, लेकिन बोमडिला कहाँ है तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है बोमडिला। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा आदिवासी समुदाय निग्रिटो प्रजाति का है। निम्न में से कौन सा आदिवासी समुदाय निग्रिटो प्रजाति का है। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेमांग का है। ऑप्शन नंबर सी, सेमांग का है, सेमांग का। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। दिए गए विकल्पों में से कौन गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द है। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी है। क्या है तो केंद्रीय उत्पादन है, विकेंद्रीकरण उत्पादन है, आत्मनिर्भरता, ये तीनों है। तो दिए गए विकल्पों में से कौन गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द है। तो केंद्रीय उत्पादन, केंद्रीय विकेंद्रीकरण उत्पादन, और नेक्स्ट है आत्मनिर्भरता, ये तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति सेज पॉलिसी किस वर्ष लाया गया था। विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति सेज पॉलिसी किस वर्ष लाया गया था। तो याद रखिएगा ये लाया गया था, 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 2000 ईस्वी में लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई थी। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1985 में किया गया था। कब किया गया था, 1985 में। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वप्रथम तत्वों को धातु तथा अधातु नामक 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वप्रथम तत्वों को धातु तथा अधातु नामक 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बर्जिलियस में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि कांच का हरा रंग निम्न में से किसके कारण होता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। कांच का जो हरा रंग है निम्न में से किसके कारण होता है। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम क्रोमेट के कारण कांच का जो रंग है हरा होता है, सोडियम क्रोमेट के कारण। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किससे बनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किससे बनाया जाता है। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिप्सम से बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किससे बनाया जाता है। तो जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरा निम्न में से किसका अपरूप है। हीरा निम्न में से किसका अपरूप है। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हीरा जो है कार्बन का अपरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि सुपरसोनिक जेट की चाल होती है, कैसी होती है, किससे अधिक होती है, किससे कम होता है। तो सुपरसोनिक जेट की चाल होती है। तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि के वेग से अधिक होता है। सुपरसोनिक जेट की चाल जो होती है ध्वनि के वेग से अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि विद्युत गति की इकाई निम्न में से क्या है। विद्युत गति की इकाई निम्न में से क्या है। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर है। विद्युत गति की इकाई क्या है, तो एम्पियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 डिग्री सेल्सियस निम्न में से किसके बराबर है। 100 डिग्री सेल्सियस निम्न में से किसके बराबर है। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
डी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। नेक्स्ट है, समतल दर्पण में वस्तु 2 मीटर की दूरी पर रखी है। समतल दर्पण में वस्तु 2 मीटर की दूरी पर रखी है तो उसके प्रतिबिंब तथा वस्तु के बीच की दूरी होगी, कितना मीटर होगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि समतल दर्पण में वस्तु 2 मीटर की दूरी पर रखी है तो उसके प्रतिबिंब तथा वस्तु के बीच की दूरी क्या होगी। तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 मीटर होगी। क्या होगी, 4 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्षा की बूंद गोलाकार होने का क्या कारण है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। वर्षा की बूंद गोलाकार होने का क्या कारण है। तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पृष्ठ तनाव है। क्या कारण है, तो पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नियत वेग से गतिशील ट्रेन में इंजन की ओर मुंह करके बैठा एक यात्री एक गेंद ऊपर की ओर उछालता है तो गेंद वापस आएगी। नियत वेग से गतिशील ट्रेन में इंजन की ओर मुंह करके बैठा एक यात्री एक गेंद ऊपर की ओर उछालता है तो गेंद वापस आएगी। इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए क्या होगा। 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यात्री के हाथ में आएगा। नियत वेग से गतिशील ट्रेन में इंजन की ओर मुंह करके बैठा एक यात्री एक गेंद ऊपर की ओर उछालता है तो गेंद वापस आएगी, तो यात्री के हाथ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परावर्ती क्रियाओं का संचालन निम्न में से कौन करता है। परावर्ती क्रियाओं का संचालन निम्न में से कौन करता है। तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रीढ़ रज्जु करता है। क्या करता है, तो रीढ़ रज्जु करता है। नेक्स्ट है, एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क मतलब ब्रेन का द्रव्यमान लगभग कितना होता है। एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का द्रव्यमान लगभग कितना होता है। तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 14 ग्राम का होता है। क्या होता है, 14 ग्राम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है। निम्न में से कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को क्या करता है, एथेनॉल में परिवर्तित करता है। तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ईस्ट करता है। क्या करता है, ईस्ट। नेक्स्ट है, पचा हुआ भोजन किसकी दीवारों द्वारा अवशोषित किया जाता है। पचा हुआ भोजन किसकी दीवारों द्वारा अवशोषित किया जाता है। तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इलियम के द्वारा किया जाता है, इलियम के द्वारा। नेक्स्ट है, डीएनए में हेलिक्स की लंबाई होती है। डीएनए में एक हेलिक्स की लंबाई कितनी होती है। तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 34 ए होता है। कितना होता है, 34 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। इसका राइट आंसर होगा 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि भारत का राष्ट्रपति अनुपस्थित हो एवं उपराष्ट्रपति भी देश से बाहर हो तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कौन संभालेगा। यदि भारत का राष्ट्रपति अनुपस्थित हो और उपराष्ट्रपति किसी भी मतलब देश से बाहर हो तो राष्ट्रपति का कार्य कौन संभालेगा। तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे अगर दोनों बाहर रहेंगे तो। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना मतलब प्रीम्बल में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष सोशलिस्ट एंड सेकुलर शब्द जोड़े गए थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन क्या कब हुआ था, 1976 में आया था, इसी के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत हुआ था। भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत हुआ था। तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 352 के तहत किया गया है। तो भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत हुआ है, अनुच्छेद 352 के तहत हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है। तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महान्यायवादी को मानते हैं। किसको मानते हैं, महान्यायवादी को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया है। तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष को सम्मिलित नहीं किया गया है, लेकिन स्वतंत्रता और समानता को सम्मिलित किया गया। समाजवाद समानता को सम्मिलित किया गया, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातंत्र को सम्मिलित किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष। नेक्स्ट है, प्रथमता आपात स्थिति घोषणा किसके समय काल के लिए सीमित की जा सकती है। प्रथमता मतलब पहले आपात स्थिति की घोषणा किसके समय काल के लिए सीमित की जा सकती है। तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6 माह के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पे किया था। इसका आंसर क्या होगा। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पे किया था। तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ में दिया था। पहला धर्म परिवर्तन किस स्थान पे किया था, सारनाथ, याद रखिए सारनाथ। नेक्स्ट है,
कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 15 अधिकरणों में विभाजित है। नेक्स्ट है, अजातशत्रु में से किस वंश से संबंधित था? अजातशत्रु में से किस वंश से संबंधित था? तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हर्यक वंश से संबंधित था। कौन सा वंश से? तो हर्यक वंश से संबंधित था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 33 पे। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन के लिए संबंधित नहीं था? बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं था? तो बी ए स्मिथ नहीं थे, लेकिन R D बनर्जी थे, KS व्हीलर थे, MS वत्स थे, ये तीनों थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? बताइए इसका आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा में हुआ था। क्या होता? तीसरा में। पहला हुआ था 1930 में, पहला हुआ था 1930 में, याद रखिएगा, और दूसरा हुआ था 1931 में, और तीसरा हुआ था 1932 में। नेक्स्ट है, बंग भंग आंदोलन का कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन बोल रहा है शुरू हुआ था? बताइए इसका आंसर क्या होगा? बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को भारत की जननी कहते हैं। तो याद रखिएगा कि भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है। बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था निम्न में से कौन सी थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था निम्न में से थी? तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन एसोसिएशन था। कौन था? इंडियन एसोसिएशन। नेक्स्ट है, भारत में कागज का प्रयोग सर्वप्रथम कब से प्रारंभ हुआ था? भारत में कागज का प्रयोग सर्वप्रथम कब से प्रारंभ हुआ था? तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? 12वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री के रूप में जाना जाता था किसको? शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री के नाम से जाना जाता था। तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुमंत को जानते थे, सुमंत को। नेक्स्ट है, रूस एवं फिनलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? रूस एवं फिनलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्या कहते हैं? तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेनहरिम रेखा कहते हैं। रूस एवं फिनलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो मेनरहीम रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट है, इसमें सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। इसमें सूची 1 में देश दिया हुआ है और सूची 2 में क्या दिया है? राष्ट्रीय पशु या पक्षी दिया हुआ है। तो कौन सा देश का कौन सा राष्ट्रीय पशु या तो पक्षी है? तो इसका राइट आंसर 41 का क्या होगा? 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो याद रखिएगा, जापान का क्या होगा? जापान का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो जापान का आइबिस है, जापान का आइबिस है। कनाडा का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो कनाडा का हो जाए गंजा ईगल, कनाडा क्या है? गंजा ईगल। भारत का क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ है, याद रखिए, बताइए। ऑस्ट्रेलिया क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो कंगारू है। तो जापान का आइबिस, कनाडा का गंजा ईगल, भारत का बाघ, ऑस्ट्रेलिया का क्या हुआ? कंगारू। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 42 है। बोल रहा है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO का मुख्यालय कहाँ है? तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्विट्जरलैंड में स्थित है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO का मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में स्थित है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 है। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था? निम्नांकित में कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था? तो 43 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, चौधरी चरण सिंह। बोला निम्नलिखित में से कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था? तो चौधरी चरण सिंह नहीं थे, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री थे, जवाहरलाल नेहरू थे और अब्दुल कलाम आजाद थे। नेक्स्ट बोल रहा है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत संरक्षण परियोजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? गीत संरक्षण परियोजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2006 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रामदेव मिश्रा को भारत की पारिस्थितिकी का जनक बोलते हैं। तो याद रखिएगा, भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? रामदेव मिश्रा को भारत में पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 47 है। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बहुफसली योजना नहीं है, लेकिन जमींदारी प्रथा का उन्मूलन है, भूमि जोतों का अधिकतम सीमा का निर्धारण है,
काश्तकारी सुधार है। तो याद रखिए कि कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा है, तो जमींदारी प्रथा का उन्मूलन है, भूमि जोतों का अधिकतम सीमा निर्धारण नहीं है, काश्तकारी सुधार है। ये तीनों है, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, सुधार का हिस्सा नहीं है। तो बहुफसली योजना इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों ABC तीनों है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहा है कि निम्नलिखित पुस्तक तथा उसके लेखक सुमेलित कीजिए। मतलब कौन सुमेलित नहीं है, बोल रहा है कौन इसमें सुमेलित नहीं है। तो इसका इसका बोल रहा है कौन पुस्तक दिया हुआ है, लेखक दिया हुआ है। इसका याद रखिएगा कि इसमें पुस्तक दिया हुआ है, इसका लेखक कौन है। जिसका राइट आंसर बोल रहा है कौन सा सही नहीं है। तो वॉर एंड पीस का जो लेखक है ना, एडवर्ड थॉमस, ये गलत है। इसका लियो टॉलस्टॉय होगा। वॉर एंड पीस का लेखक कौन है, तो लियो टॉलस्टॉय, याद रखिएगा। लियो टॉलस्टॉय वॉर एंड पीस के लेखक है। इसमें सही क्या है, लीडर्स पुस्तक के लेखक रिचर्ड निक्सन, बिल्कुल सही है। गांधी एवं स्टालिन के लेखक लुई फीसर है, बिल्कुल सही है। इन सर्च ऑफ गांधी रिचर्ड एटनबरो, ये तीनों सही है, ABC तीनों सही है। लेकिन वॉर एंड पीस का एडवर्ड थॉमस नहीं होगा, लियो टॉलस्टॉय होगा। तो लीडर्स का लेखक रिचर्ड निक्सन, गांधी एवं स्टालिन का लुई फीसर, इन सर्च ऑफ गांधी रिचर्ड एटनबरो, और लियो वॉर एंड पीस का लियो टॉलस्टॉय होगा। क्वेश्चन नंबर 49 बोल रहा है कि निशांत बाग निम्न में से किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में स्थित है। निशांत बाग निम्न में से किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में स्थित है। तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है वायुसेना के दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ है। वायुसेना के दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ है। तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गांधीनगर में स्थित है। वायुसेना के दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ है, तो गांधीनगर में स्थित है। अब आइए स्मरणीय तथ्य, ये हर सेट के पीछे दिया रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया रहता है। इसको ना अच्छे से ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा डाला रहता है, सेट में भी और इसका स्मरणीय तथ्य में भी दिया रहता है। बोल रहा है पहला पॉइंट है कि अहस्तक्षेप नीति को अपनाया था, किसने अपनाया था, सर जॉन सोर ने अपनाया था, याद रखिएगा। अहस्तक्षेप नीति को अपनाया था किसने, सर जॉन सोर ने अपनाया था। नेक्स्ट है भारत में सहायक संधि की पद्धति शुरू किया था किसने, लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू किया था। भारत में सहायक संधि की पद्धति शुरू किया था, लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू किया था। नेक्स्ट है भारत में सहायक संधि का पहला प्रयोग किया था, कौन किया था, डुप्ले ने किया था। भारत में सहायक संधि का पहला प्रयोग किसने किया था, डुप्ले ने किया था। नेक्स्ट है किसने स्वयं को बंगाल का शेर कहा था। बताइए इसका आंसर क्या होगा, लॉर्ड वेलेस्ली ने कहा था। याद रखिएगा किसने स्वयं को बंगाल का शेर कहा था, लॉर्ड वेलेस्ली ने कहा था। तो याद रखिएगा अहस्तक्षेप नीति को अपनाया था सर जॉन सोर, भारत में सहायक संधि की पद्धति शुरू किया था लॉर्ड वेलेस्ली, और भारत में सहायक संधि का पहला प्रयोग किया था डुप्ले, और किसने स्वयं को बंगाल का शेर कहा था, लॉर्ड वेलेस्ली ने कहा था। अब है सहायक संधि करने वाले राज्य है और वर्ष कब कब हुआ था। तो हैदराबाद का हुआ था कब, हैदराबाद 1798 ईस्वी में हुआ था, हैदराबाद का 1798 ईस्वी में। मैसूर तंजौर का हुआ था 1799 ईस्वी में। तो हैदराबाद 1798, मैसूर तंजौर 1799। अवध का कब हुआ था, 1801 में हुआ था अवध का। पेशवा का कब हुआ था, पेशवा का हुआ था 1802 ईस्वी में हुआ था। सिंधिया का कब हुआ था, सिंधिया का 1804 में हुआ था। याद देखिए हैदराबाद 1798, मैसूर तंजौर 1799, अवध का 1801, पेशवा का 1802, सिंधिया का 1804 में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि अंग्रेज एवं नेपाल सरकार के मध्य संगौली की संधि कब हुई थी। याद देखिए 1816 में हुआ था। 1816 में अंग्रेज एवं नेपाल सरकार के मध्य संगौली की संधि कब हुआ था, तो 1816 में। तो याद रखिए संगौली की संधि किसके बीच हुआ था, तो अंग्रेज और नेपाल सरकार के मध्य हुआ था। कब हुआ था, तो 1816 में हुआ था। और आगे बोल रहा है कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 के बीच हुआ था, लॉर्ड एमहर्स्ट के समय हुआ था। याद रखिएगा कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था, 1824 से 26 के बीच हुआ था, लॉर्ड एमहर्स्ट के समय हुआ था। नेक्स्ट है लॉर्ड बेंटिंग के सहयोग से राजा राम मोहन राय, लॉर्ड बेंटिंग के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने कब सती प्रथा को समाप्त किया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि लॉर्ड बेंटिंग के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने कब सती प्रथा को समाप्त किया था। तो 1829 ईस्वी में किया था, धारा 17 के अंतर्गत किया था। नेक्स्ट है भारत में ठगी प्रथा का अंत किया था किसने, तो कर्नल सलीमैन ने किया था। भारत में ठगी प्रथा का अंत किसने किया था, कर्नल सलीमैन ने किया था। नेक्स्ट है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। चार्ल्स मेडकॉक को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। भारत प्रेस का मुक्तिदाता किसको बोलते हैं, तो चार्ल्स मेडकॉक को भारत प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था, 1839 से 42 के बीच हुआ था। ये लॉर्ड ऑकलैंड के समय हुआ था। तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था, 1839 से 42 के बीच हुआ था, लॉर्ड ऑकलैंड के समय हुआ था। नेक्स्ट है किसने सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। किसने सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था, लॉर्ड एलनबरो को मिलाया था, 1843 में मिलाया था। तो किसने सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था, तो लॉर्ड एलनबरो मिला लिया था। कब, 1843 में मिलाया था। नेक्स्ट है किसने नरवली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कौन होगा, लॉर्ड हार्डिंग। किसने नरवली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, तो लॉर्ड हार्डिंग, याद रखिएगा। नेक्स्ट है डलहौजी के समय डलहौजी ने किस राज्य को, बोल रहा है डलहौजी ने किस राज्य को डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर अपने राज्य में मिलाया था, तो सिक्किम को।
डलहौजी ने किस राज्य को डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार कर आरोप लगाकर अपने राज्य में मिलाया था? तो सिक्किम को। नेक्स्ट है, डलहौजी ने अवध को कुशासन के आधार पर अपने साम्राज्य में मिलाया था। याद रखिए, क्वेश्चन पूछेगा ना कि अवध को किसके आधार पर डलहौजी ने मतलब अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो कुशासन के आधार पर मिलाया था। तो डलहौजी ने अवध को कुशासन के आधार पर अपने साम्राज्य में मिलाया था। और डलहौजी ही शिक्षा संबंधी डिस्पैच लागू किया था। कब? 1854 में लागू किया था। याद रखिए, कब? 1854 में। तो डलहौजी क्या किया था? शिक्षा संबंधी बोर्ड डिस्पैच लाया था, 1854 में लागू किया था। और डलहौजी के समय भारत में पहली बार क्या किया था? रेल चलाई गई थी। कब? 16 अप्रैल 1853 को चलाया गया था। याद रखिए कि भारत में पहली बार रेल चलाई गई थी किसके शासनकाल में? तो डलहौजी के शासनकाल में। कब? 16 अप्रैल 1853 को चलाया गया था। और डलहौजी ने भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किया था। पूछेगा कि भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। नेक्स्ट है, लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में लोक सेवा विभाग की स्थापना किया था। तो लोक सेवा विभाग की स्थापना किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। और लॉर्ड डलहौजी के समय पहली बार आगरा से कोलकाता के बीच तार सेवा की शुरुआत हुआ था। कब? 1853 में हुआ था। जिसमें रेल चला था ना, उस समय डलहौजी क्या किया था कि पहली बार आगरा से कोलकाता के बीच तार की सेवा की शुरुआत किया था। कब? 1853 में। नेक्स्ट है, डलहौजी के समय पहली बार अधिकारियों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा 1853 की शुरुआत की गई, जिसकी उम्र जो है ना सीमा 1823 वर्ष रखी गई थी। तो याद रखिएगा कि डलहौजी के समय पहली बार अधिकारियों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा 1853 की शुरुआत किया गया, जिसकी उम्र जो है ना सीमा 18 से 23 वर्ष रखी गई थी। तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो सेट नंबर जो है ना 29 कंप्लीट हो गया है। अब सेट नंबर 30 नेक्स्ट बार देखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसका PDF हमें मिले तो आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा राहुल स्टडी। इसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप वहाँ से लिंक पे क्लिक करके ना ज्वाइन कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और टेस्ट जरूर दीजिए, क्योंकि टेस्ट देने से ना आपका कन्फ्यूजन दूर होगा। हम आपको बताते हैं कैसे लिंक ज्वाइन करना है, बाकी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। देखिए यहाँ पे टेस्ट होता है, हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, ये है राहुल स्टडी ग्रुप है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। देखिए टेस्ट जो है ना, ज्वाइन टेलीग्राम टेस्ट ग्रुप नंबर 1 ग्रुप टेस्ट सीरीज होगा। आपसे टेलीग्राम पे सर्च भी कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ये टेस्ट ग्रुप का है। और ये जो है आपको दिख रहा है यूट्यूब का लॉगिन, ये जो है ये इस ब्यूट और कीजबोर्ड डालते हैं, जो PDF डालते हैं इसी ग्रुप में डालते हैं, राहुल स्टडी ग्रुप में। और एक चैनल और है क्या है, जो डेली करंट अफेयर्स बाई कुमार गौरव सर, ये भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तीनों का हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, खराब लगा, जरूर कमेंट कीजिएगा। और तीनों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छे से तैयारी कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।